हेलो एवरीवन। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर बीएम पेपर सेकंड बिजनेस लॉ की इस क्लास में आज हम कानून द्वारा घोषित अयोग्य व्यक्ति पर्सन डिक्लेयर्ड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने सेक्शन 11 जो हमें कॉम्पिटेंट पर्सन के बारे में बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए योग्य व्यक्ति कौन कौन से होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी किस में होती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो लोग मेजर होते हैं, वयस्क होते हैं, जो साउंड माइंडेड होते हैं और ऐसे लोग जिन्हें कानून द्वारा डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर नहीं किया गया है, वे लोग कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो माइनर और द पर्सन साउंड माइंडेड के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हम पर्सन डिक्लेयर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के बारे में बात करेंगे कि कुछ व्यक्ति अपनी पॉलिटिकल पोजीशन यानी राजनीतिक स्थिति या अपने प्रोफेशन या अपनी लीगल पोजीशन के कारण अनुबंध अधिनियम यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या किसी अन्य एक्ट के प्रभाव से अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं। यानी सवाल ये है कि ऐसा नहीं है कि वो माइनर है या अनसाउंड माइंडेड है, लेकिन उनकी सिचुएशन या उनका जो स्टेटस है या उनकी जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके की होती है कि उस पोजीशन के कारण ही उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो आज हम उन व्यक्तियों के बारे में जानेंगे, उन व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, या हम आज ये देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति कौन कौन से होते हैं जो अपनी पोजीशन के कारण कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अलाइन एनिमीज़ का, विदेशी शत्रु का। विदेशी शत्रु वो होता है जो हमारे देश का शत्रु होता है, दुश्मन होता है। तो वहाँ का कोई भी सिटीज़न, वहाँ का कोई भी नागरिक इंडियन सिटीज़न के साथ, भारतीय नागरिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है और न ही गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। इसलिए शत्रु देश का जो नागरिक है उसके साथ यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है तो वह अनुबंध व्यर्थ और इल्लीगल होता है, यानी वो वॉइड और इल्लीगल माना जाता है। पॉइंट नंबर सेकंड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति हमारे देश के फर्स्ट सिटीजन होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं। इस कारण और भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का जो पद होता है वह सर्वोच्च पद होता है। इस कारण उस पर किसी भी अनुबंध के अंतर्गत कोर्ट में केस फाइल नहीं किया जा सकता है और न ही राष्ट्रपति को किसी कोर्ट में बुलाया जा सकता है। इसलिए उनके साथ अनुबंध नहीं किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, बैरिस्टर। भारत में 1976 से वैधानिक रूप से कोई भी वकील अपनी फीस के लिए अपने क्लाइंट के खिलाफ कोई केस प्रस्तुत कर सकता है। इंग्लैंड में बैरिस्टर अपने उच्च पद के कारण अपनी फीस प्राप्त करने के लिए मुवक्किल के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, यानी कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकता और अपने उच्च पद के कारण वह ऐसा नहीं कर सकता। यह नियम भारत में भी लागू होता है, लेकिन 1927 में बार काउंसिल अधिनियम लागू होने के बाद यह अधिनियम अब भारत में लागू नहीं होता। अतः आज भारत में 1927 के बाद और 1976 के बाद क्लाइंट से फीस लेने के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, चिकित्सक यानी फिजिशियन। भारत में कोई भी चिकित्सक अपनी फीस प्राप्त करने के लिए संबंधित पक्षकार पर वाद प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन ऐसे चिकित्सक जिन पर सरकारी या नियोक्ताओं के संबंध में यदि प्रतिबंध लगा दिया गया है कि वे फीस प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि वो किसी सरकारी महकमे में काम करते हैं, किसी गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, तो वो फीस नहीं ले सकते हैं और न ही उसके लिए वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेन एम्बेसडर एवं रिप्रेजेंटेटिव का, विदेशी राजदूत या प्रतिनिधि का।
विदेशी राजदूत प्रतिनिधि या जो सम्राट होते हैं वह अपने पद और स्थिति के कारण भारत देश के नागरिक न्यायिक क्षेत्र से बाहर होते हैं, अतः ऐसे व्यक्तियों पर अनुबंध को लागू करने के लिए वाद नहीं लाया जा सकता है। चूंकि हम वाद नहीं ला जा सकते हैं, इसलिए उनके साथ अनुबंध नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कैदी या अपराधी कॉन्वेक्ट्स। कैदी या अपराधी यानी कानूनी रूप से एक ऐसा व्यक्ति जो कानून की कैद में है या जिसे अपराधी घोषित कर दिया गया है, वह अनुबंध नहीं कर सकता है। अतः वे ऐसे व्यक्ति जो किसी अपराध के कारण किसी जेल या फांसी की सजा पा चुके हैं, किसी तरह का अनुबंध सरकार की अनुमति के बिना नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि उनकी सज़ा पूरी हो जाती है तो सज़ा पूरी होने के बाद में या उनको अपराध से मुक्त कर दिया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में वह अनुबंध कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समामेलित कंपनियां इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। कंपनी एक नागरिक नहीं है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसका अस्तित्व वैधानिक ही होता है, क्योंकि कंपनी कानून के द्वारा ही बनाई जाती है और उसका यदि समापन करना है, उसका वाइंडिंग अप करना है तो भी वो कानून के द्वारा ही होता है। अतः कोई भी कंपनी अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अंडर में यानी अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को फॉलो करते हुए केवल व्यावसायिक अनुबंध कर सकती है। वह अन्य किसी प्रकार का अनुबंध नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक नेचुरल पर्सन नहीं होती है। तो जिस तरह नेचुरल पर्सन कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कर सकते हैं, वह एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी नहीं कर सकती है। वह सिर्फ और सिर्फ बिजनेस डील ही कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंसॉल्वेंट दिवालिया। भारतीय दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में किसी व्यक्ति को यदि दिवालिया घोषित कर दिया है तो वह व्यक्ति अनुबंध करने के अयोग्य हो जाता है, क्योंकि दिवालिया व्यक्ति अनुबंध करने के अयोग्य ही माना जाता है। कोर्ट उसे अयोग्य डिक्लेयर कर देता है, तो जब तक उस पर वो एक्ट लागू होता है तब तक वह किसी तरह का अनुबंध नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैरिड वुमेन का। भारत में एक शादीशुदा स्त्री केवल अपनी व्यक्तिगत संपत्ति के बिहाफ पे अलग से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। इसके अतिरिक्त एक शादीशुदा स्त्री अपने जीवन निर्वाह संबंधी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने पति की साख को गिरवी रख सकती है, लेकिन वह ऐसा तभी कर सकती है जब उसके पति ने ऐसी अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था नहीं की है। तो ये कुछ ऐसे पर्सन हैं जिन्हें डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट आज हम कंसेंट के बारे में बात करेंगे, फ्री कंसेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सेक्शन 10 हमें ये कहता है कि अनुबंध करने के लिए पक्षकारों के बीच कंसेंट का होना ज़रूरी है। धारा 10 में ये साफ साफ लिखा है, सेक्शन 10 में ये क्लियरली लिखा गया है कि कंसेंट होनी चाहिए दोनों पार्टीज़ के बीच में, और कंसेंट भी फ्री होनी चाहिए। उस कंसेंट में किसी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। तो आज हम फ्री कंसेंट क्या होती है या कंसेंट क्या होती है, वो फ्री कैसे हो सकती है, कब हम उसे फ्री नहीं कह सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 8 मार्क्स में और 2 मार्क्स में, फ्री कंसेंट आपसे 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है और फ्री कंसेंट कब नहीं होती है ये आपसे 8 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम कंसेंट क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 यानी धारा 13 में कंसेंट वो होती है जिसमें 2 or more person are said to be consent when they agree upon the same thing in the same sense, यानी 2 से अधिक व्यक्तियों या पक्षकारों का एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत हो जाना ही कंसेंट कहलाता है। यदि एग्रीमेंट करने वाली पार्टीज़ किसी एक बात के संबंध में अलग अलग सेंस में अपनी कंसेंट देते हैं तो ऐसी सहमति सही अर्थों में सहमति नहीं कही। तो सहमति वो होती है जहाँ 2 पार्टी एक ही सेंस पर कंसेंट अपनी दे देते हैं, यानी एक ही बात पर
वह सहमत हो जाते हैं। अब इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सहमति के लक्षण क्या हैं? तो सबसे पहला इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, कम से कम दो पक्षकारों का होना। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीज शुड बी टू, यानी दो पार्टी होनी ज़रूरी है, क्योंकि एक पार्टी अपने आप को प्रपोज नहीं कर सकती, ना ही उसको एक्सेप्ट कर सकती है। इसलिए कंसेंट होने के लिए दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी होता है। पॉइंट नंबर टू, बीइंग ऑफ द सेम थिंग, यानी एक ही बात और विषय का एक ही होना। यदि दो पार्टी अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग अर्थ में कंसेंट देती हैं तो उसे हम कंसेंट नहीं कहते हैं। कंसेंट का मतलब ये होता है विषय एक ही होना चाहिए, सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए, एक ही थिंग होनी चाहिए, यानी उनका जो सेंस है वह सेम होना चाहिए, सेम थिंग पर होना ज़रूरी होता है। इस संबंध में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल नेशनल बैंक लिमिटेड बनाम यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड 1954 के मामले में एक स्टेटमेंट दिया था और ये कहा था कि यदि एग्रीमेंट करते समय दोनों पार्टीज़ एक ही बात पर एक ही भाव से, यानी सेम थिंग और सेम सेंस में कंसेंट नहीं देते हैं, तो ऐसा एग्रीमेंट लीगल कॉन्ट्रैक्ट का क्रिएशन नहीं कर सकता है और वो वॉइड ही माना जाता है। क्योंकि एक पार्टी यदि किसी और टॉपिक के लिए आपकी कंसेंट चाहते हैं और आप उस टॉपिक को तो छोड़ देते हैं और किसी दूसरे टॉपिक पर या किसी दूसरे सेंस में उसको कंसेंट देते हैं, तो ऐसा एग्रीमेंट किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का क्रिएशन नहीं कर सकता है। और इससे कंसर्निंग दो इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, जो रेफरेंस केसेस हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आपको इस पीपीटी में दिखाई भी दे रहा है, पहला केस लॉ है आपका रेफरेंस केस राफेल्स बनाम विचिल हॉस का है और दूसरा है बाला देवी बनाम एस मजूमदार का। तो सबसे पहले हम रेफेल्स वर्सेस विचिल हॉस के मामले को डिस्कस करेंगे। केस क्या था? इस मामले में जो रेफेल्स है जिसने केस फाइल किया है, उसने रुई की गांठें विचिल हॉस नाम के व्यक्ति को बेचने के लिए रेफेल्स ने 125 गांठें रुई की विचिल होस नाम के रुई विक्रेता से खरीदने का अनुबंध किया। यानी रेफेल्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है विचिल से कुछ रुई की गांठें यानी कॉटन खरीदने का उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, जो मुंबई से पियरलेस नाम के जहाज़ से आने वाली थी। यानी रुई की गांठें किसी जहाज़ से आने वाली थी और पियरलेस नाम के दो जहाज मुंबई से आने वाले थे। यानी गांठें मुंबई से आने वाली थी और वो भी किससे आने वाली थी? जहाज़ से आने वाली थी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उस नाम के दो जहाज मुंबई से आने वाले थे। राफेल्स का जो आशय था वह अक्टूबर माह में आने वाले जहाज से था, जबकि विचिल का आशय दिसंबर माह में आने वाले जहाज से था। मतलब देखिए यहाँ पर जो कंसेंट हुई है वो उसका सेंस अलग अलग है। एक सोच रहा है अक्टूबर माह में आने वाले जहाज में जो रुई आएगी या जो कॉटन आएगा उसको मैं खरीदूंगा, और जो बेचने वाला है उसका जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है, वो दिसंबर में आने वाले जहाज की रुई या कॉटन उसको बेचने वाला था। जब यह मामला कोर्ट में गया तो डिसीजन ये दिया गया कि दोनों पार्टीज़ यानी रेफेल्स और विचिल एग्रीमेंट करते समय एक ही बात और एक ही भाव से सहमत नहीं हुए, यानी सेम थिंग और सेम सेंस उनका नहीं था। क्योंकि खरीदने वाला अक्टूबर की बात सोच रहा है और बेचने वाला दिसंबर की बात सोच रहा था। अतः दोनों पार्टीज़ में कंसेंट अर्थात मेंटली वो कंसेंट नहीं थी, मेंटली सेम कंसेंट नहीं थी, इसलिए उस एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। सेकंड हमारा केस है बाला देवी वर्सेस मजूमदार का। इस मामले में क्या था? बाला देवी एक अनपढ़ महिला थी। उसने अपने भतीजे के साथ एक अनुबंध पत्र पर ये सोचकर सिग्नेचर किए कि इस अनुबंध से उसको ज़मीन की देखभाल संबंधी अधिकार उसके भतीजे को मिल जाएंगे। यानी उसकी एक ज़मीन थी
जिसकी केयर करने से कंसर्निंग राइट्स वह अपने भतीजे को देने वाली थी, और उसने यही सोच करके उस कॉन्ट्रैक्ट लेटर पर साइन कर दिए। जबकि उसके भतीजे ने एक ऐसा अनुबंध पत्र तैयार करवा कर हस्ताक्षर करवाए जिसमें उस महिला द्वारा जमीन उसको उपहार में दे दी गई। कहने का मतलब ये है कि उसने जो एग्रीमेंट डीड तैयार करवाई है, या जो एग्रीमेंट तैयार करवाया, वो उस ज़मीन का ऑनरशिप लेना था, उसे एज अ गिफ्ट खुद लेना था। लेकिन उस महिला यानी जो बाला देवी है, उसके मन में ये था कि वह उस कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे साइन कर रही है जिसमें वह अपने भतीजे को सिर्फ ज़मीन की देखभाल करने के राइट्स दे रही है। और जब उन्हें इस बात का पता लगा तो उन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। जब मामला कोर्ट में आया तो डिसीज़न ये दिया गया कि एग्रीमेंट करते समय दोनों पार्टीज़ के बीच में लेक ऑफ कंसेंट है, कंसेंट का अभाव है, सहमति है ही नहीं। क्योंकि एक कुछ और सोच के सिग्नेचर करवा रहा है तो दूसरा कुछ और सोच करके साइन कर रहा है, हस्ताक्षर कर रहा है। अतः यह ठहराव वैध अनुबंध नहीं बन सकता है और उसे शून्य डिक्लेयर कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि कंसेंट फ्री कब होती है। अब तक तो हमने सिर्फ कंसेंट की बात की है कि कंसेंट क्या होती है, उसे हम कब कंसेंट कहेंगे, कब हम उसे कंसेंट नहीं कहेंगे। अब सेक्शन 10 हमें कहता है कि कंसेंट होनी तो चाहिए, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि कंसेंट फ्री कब होती है, कब हम किसी कंसेंट को फ्री कह सकते हैं, कब वो स्वतंत्र हो सकती है। तो सेक्शन 13 हमें सिर्फ कंसेंट के बारे में बताता है और सेक्शन 14 हमें फ्री कंसेंट के बारे में बताता है। तो सेक्शन 14 ये कहता है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 13 के अनुसार सहमति को स्वतंत्र सहमति तब माना जाता है जब वह निम्न तत्वों में से किसी तत्व से प्रभावित नहीं होती है। यानी जब वह उत्पीड़न से प्रभावित नहीं हो, अनुचित प्रभाव से प्रभावित नहीं हो, या मिथ्या वर्णन, कपट या गलती से प्रभावित नहीं हो। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोइर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। यानी जब किसी कंसेंट में न तो कोइर्जन है, न अनड्यू इन्फ्लुएंस है, न फ्रॉड है, न मिसरिप्रेजेंटेशन है, न ही मिस्टेक है, यानी न ही उसमें उत्पीड़न है, न ही अनुचित प्रभाव है, न कपट है, न मिथ्या वर्णन है और न गलती है, तभी वह कंसेंट फ्री कंसेंट मानी जाती है। लेकिन यदि किसी कंसेंट में इनमें से कोई एक एलिमेंट ही पाया जाता है, इनमें से कोई एक चीज़ भी मौजूद रहती है, तो वो कंसेंट फ्री नहीं हो सकती है और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वह वॉइडेबल डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी एग्रीव्ड पार्टी की इच्छा पर उसे आप एनफोर्सिएबल करवा सकते हैं। तो कंसेंट फ्री तब होती है जब वह किसी भी तरह के शारीरिक और मानसिक दबाव में न दी जाए, जिसमें धोखा न हो, जिसमें कपट न हो और जिसमें जो फैक्ट्स होते हैं या जो हम स्टेटमेंट देते हैं उन्हें गलत तरीके से पेश न किया जाए, और न ही जिसमें सब्जेक्ट मैटर को लेकर के किसी तरह की कोई गलती होती है, तो ऐसी कंसेंट फ्री कंसेंट कही जा सकती है। तो आज की क्लास में हमने पर्सन डिक्लेयर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कंसेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसेंट और मीनिंग ऑफ फ्री कंसेंट के बारे में बात की, और कंसेंट कब फ्री नहीं होती है उसके बारे में भी बात की। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कंसेंट कब फ्री नहीं होती है उन एलिमेंट्स में डिटेल में बात करेंगे। तब तक